ओके फाइन। तो कल जो हमने किया था बच्चों, उसमें कुछ और जोड़ रहा हूँ। कल लास्ट में अगर ध्यान है आपको तो मॉक का मैंने आपको बताया था कि मॉक के साथ में कई बार बच्चे गलती से लगा देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना आपका। जीयर एट हो सकता है, टू पोक फन एट हो सकता है, लेकिन मॉक एट कभी नहीं होता। मैंने आपको कल डिक्शनरी में दिखाया था, मॉक इंग्लिश में ट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है ना। मॉक समबडी तो उसका मखौल उड़ाना वो है, लेकिन इसमें एट नहीं लगता। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना बच्चों, उसको कहीं डायरी में आपने नोट करना है। और एग्जामिनर को पता है कि बच्चे मॉक के साथ में एट लगा देंगे, फिर एग्जाम दे देंगे आपको। तो बस यही तो चीज़ें आपने सीखनी है, ठीक है, कि हमने ये ध्यान देना है कि किसके साथ में प्रोपोज़िशन लगता है, किसके साथ में नहीं लगता। बाद में आपको बताऊंगा कि इन वर्ब के साथ में या दूसरे शब्दों के साथ में प्रोपोज़िशन नहीं लगता है, मॉक के साथ में लगता है। मॉक के बहुत सारे अर्थ हैं, ठीक है। मॉक इंटरव्यू का अर्थ होता है जो फाइनल इंटरव्यू से पहले आप प्रैक्टिस के लिए इंटरव्यू का सेशन करते हैं, उसको कहते हैं मॉक। और ये जो टेस्ट होता है ये अपन दे रहे हैं, ये भी मॉक टेस्ट कहलाता है। मॉक का मतलब नकली, ऐसे आपका जो असली नहीं है, ठीक है आपका। तो मॉक के साथ में एट आपने नहीं लगाना, ठीक है। अब एक फ्रेज दे रहा हूं आपको, टू मार्वेल एट समथिंग। समबडी हो सकता है और समथिंग भी हो सकता है। मैंने ये बता रखा आपको कई बार कि जब मैं एसबी लिखता हूं तो उसका अर्थ होता है समबडी, ठीक है। एसबी का अर्थ होता है बच्चों, कभी कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है, समबडी। और जो मैं लिखता हूं ना समथिंग, तो उसका मीनिंग हो जाता है आपका, एसटीएस लिखता हूं तो उसका मीनिंग हो जाता है समथिंग, ठीक है ना बच्चों। और अगर मैं कभी एसडब्ल्यू लिखूं, इसका अर्थ होता है समवेयर। ये सब हमें आना चाहिए। ये आपको ये छोटे छोटे जो अब्रीविएशंस हैं ये आपको डिक्शनरी में भी नजर आएंगे। समवेयर का नहीं है, लेकिन उन दोनों का तो है। मार्वेल एट समबडी का अर्थ होता है किसी चीज से आश्चर्यचकित हो जाना। एक छोटा बच्चा स्टेज पे बोल रहा था, और मैं अगर सेंटेंस बनाऊं आपको कि एवरीबडी प्रेजेंट देयर मार्वल्ड, ठीक है आपका, एट हिज एबिलिटी टू डिलीवर सच ए स्पीच। इसका मतलब क्या हुआ, सब लोग दंग थे जो वहां थे कि यार इस लड़के की कितनी जबरदस्त योग्यता है, इतनी तगड़ी स्पीच देने के लिए। हाँ, और खास करके ये बच्चा छोटा हो और उसकी स्पीच में शानदार चीजें हों तो आपके मुंह से भी निकल गया वाह वाह। ये सेंस हो गया। मार्वल साथ में आपने एट ही लगाना है, ठीक है। आप मार्वल का मतलब एक प्लेजेंट सरप्राइज होना है ना, क्योंकि तो इसका एजेंट बना मार्वलस, ठीक है आपका। हमने डबल एल लगाना बच्चों, ध्यान रखना। ये डिक्शनरी ने अपने आप कर दिया, अमेरिकन डबल एल नहीं लगाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। उनके लिए ये पास्ट टेंस भी मार्वल का ये है, ये हमारे लिए गलत है, ध्यान रखना आपको। कभी कोर्ट का केस हो गया ना आपका, तो हमको डबल ए लगाना पड़ेगा, मार्वल, ठीक है ना। उसमें आया आपके, तो ये थोड़ा सा है आजकल, धीरे धीरे हो सकता है आने वाले टाइम में ये जो स्पेलिंग एरर्स अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश की है ये लोग छोड़ दें। बहुत अच्छा है। मैं तो खुद ही इसी उसमें हूँ कि अब ये चूँकि कंप्यूटर का ज़माना है, सारा काम उस पर है, तो अमेरिकन इंग्लिश भी उसमें घुसी जाती है। दोनों एक जैसी हैं लगभग, थोड़ा बहुत फ़र्क है, ग्रामर में भी थोड़ा बहुत फ़र्क है, ठीक है। अब मैं दूसरा फेज दे रहा हूँ आपको, वो है एट ईज। इसका अर्थ होता है रिलैक्स्ड, ये इसका मीनिंग है। रिलैक्स समझ गए बच्चों, एकदम शांत आराम से आप, ठीक है ना। वो सुंदर फ्रेज है ये, और ईज से ही इजी बना हुआ है, ठीक है ना। तो एक लड़के ने दूसरे दोस्त, अपने दोस्त को बोला, कहीं किसी और के घर में रह रहा था, कुछ दिनों के लिए कहीं गया हुआ होगा, तो उसने कहा आर यू एट ईज देयर, तो तुम वहां पर एकदम आराम से हो कि नहीं हो, है ना। बड़ा शानदार फ्रेज, छोटा सा फ्रेज है, सेंटेंस बना के बोलिए इसको, आर यू एट ईज देयर। तो इसका मतलब आप वहां पर कंफर्टेबल हो, रिलैक्स, कंफर्टेबल, ये इसकी मीनिंग हो जाएंगे आपको। ये सब हमको बोलना चाहिए, लिखना चाहिए डायरियों में, और अपनी स्पीच में इनको शामिल करना चाहिए आप, ठीक है। और एक उल्टा होता है इसका, इल एट ईज, इसका तो अनकंफर्टेबल, नर्वस, अनकंफर्टेबल, उल्टा हो गया, है ना आपका। एक परिवार की बहू कह रही है अपने सास के लिए कि आई एम इल एट ईज व्हेन माय मदर इन लॉ इज अराउंड। आपका जब मेरी सास आसपास में होती है ना, तो मेरे को बड़ा, मैं सकपकाती हूँ, मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ। तो कैसे कहेगी वो, आई एम इल एट ईज, ठीक है। कब, व्हेन माई मदर इन लॉ, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मिल लिख रहा हूँ, मदर इन लॉ इज अराउंड। अराउंड का अर्थ हो गया आसपास, होती हैं जैसे आपके
खास करके ऐसे परिवार जिसमें, ठीक है, थोड़ा घूंघट उगर चक्कर होता है, तो वो ऐसे कह सकती हैं, ठीक है बच्चों, आया एक्शन नहीं है आपका। और किसी को करो आराम से खड़ा हो जाओ तो स्टैंडर्ड इज। वैसे फौज का विश्राम के लिए ये वर्ड ऑफ कमांड भी है, इट इज़ अ वर्ड ऑफ कमांड, इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्ड ऑफ कमांड। उस्ताद और अफसर लोग जो है आपके दूसरों को जब कमांड देते हैं तो कहते हैं आपका, क्या ना, आपका अटेंशन, फिर कहते हैं स्टैंड एट ईज, जब हाथ पीछे करके आराम से खड़े हो जाओ, स्टैंड एट ईज, ठीक है। ईज का मैं एक फ्रेज आपको और देता हूँ जो कई बार एग्जाम में आ चुका है, टू डू समथिंग विद ईज। तो मेरी कोशिश ये होती है जितना मेरा नॉलेज है उसके हिसाब से आपको सब डाल दूं इसमें, ऐसा नहीं आपको एट ईज आए, इसलिए ये इसमें गलती इसलिए होती है, डू समथिंग एट ईज नहीं होता, जाना आपको डू समथिंग विद ईज होता है। और इसका मीनिंग होता है कि किसी भी काम को कंफर्टेबली करना, ठीक ना, डू समथिंग कंफर्टेबली, ये इसका मीनिंग होता है बच्चों, ठीक है। इफ आई से शी डांसेस विद ईज, बड़ा आराम से नाचती है, इसको कोई टेंशन नहीं होता है। तो कोई आदमी किस काम में एक्सपर्ट होता है तो उस काम को वो कंफर्टेबली करता है, तो मैं कैसे कहूँगा, शी डांसेस विद ईज, ही डज एवरीथिंग विद ईज। तो बड़ा सुंदर सा फ्रेज है। और एक फ्रेज का और बनता है, टू पुट समबडी एट ईज। तो कोई नर्वस हो, जैसे आपके बहुत बढ़िया क्वालिटी के स्टैंडर्ड के, हाई स्टैंडर्ड के जो आपके इंटरव्यूज होते हैं, है ना आपका, उसमें इंटरव्यू बोर्ड जो है आपको टेंशन में कभी क्रिएट करता है देखने के लिए कि आप टेंशन को कैसे हैंडल करते हो। मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना आपका, ऐसे बहुत बार होता है, एसएसबी के अंदर भी होता है, इंटरव्यू के अंदर, ठीक है ना। हालांकि वो चाहते हैं कि उसको ज़्यादा टेंशन में ना डालें, टेंशन में डाल दोगे तो फिर जो कैंडिडेट होता है उससे आप बेस्ट नहीं निकाल सकते, आर यू गेटिंग पॉइंट। लेकिन कभी कभी वो टेस्ट करने के लिए टेंशन में डाल देते हैं उसको, 4-5 ये सवाल पूछेगा, वो पूछेगा, दूसरा पूछेगा, तीसरा पूछेगा, और उसके चेहरे को देखते रहते हैं। वहाँ साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं, फिर देखते हैं कि यार ये हमने जो इसके ऊपर प्रेशर डाला है और ये लड़का बिल्कुल शांत है, तो ये अच्छा कैंडिडेट है। एक ये भी होता है। और कई बार इंटरव्यू बोर्ड के जितने मेंबर्स होते हैं, ठीक है, तो वो आपको दे पुट यू एट ईज। इसका मतलब क्या हुआ, पहले आपको कंफर्टेबल बनाते हैं, ठीक है, ताकि आप बिना टेंशन के उनके सवालों का जवाब दे सकें। और जब आप बिना टेंशन के इंटरव्यू बोर्ड में सवालों के जवाब देते हो तो आपका जो बेस्ट है ना वो बाहर आके निकलता है। क्योंकि आपके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं होता है, तो धनाधन सवाल पूछने से और टेंशन क्रिएट करने से उनका तो आधा नॉलेज गायब हो जाएगा, ठीक है आपका। तो किसी ने कहा तुम्हारा इंटरव्यू बोर्ड कैसा था, खतरनाक रहे होंगे यार, वो कहता नहीं यार दे आप। जब मैं इंटरव्यू बोर्ड में पहुंचा अंदर कमरे में, दे पुट मी एट ईज बाय आस्किंग मी वेरी सिंपल क्वेश्चंस अबाउट मी एंड माय फैमिली। तो कैसे कहोगे, दे पुट मी एट ईज, दे पुट मी, दे मीन्स द मेंबर्स ऑफ द इंटरव्यू बोर्ड, दे पुट मी एट ईज, ठीक है ना आपका, बाय आस्किंग है, भाई ये प्रिपोजिशन का इस्तेमाल देखो आप, बाय आस्किंग मी सिंपल क्वेश्चंस, किसके बारे में, अबाउट मी एंड माई, चलो आपका, एंड माई फैमिली। जब उनको लगता है कि आप बच्चा आराम से है, अब हम इसमें से बेस्ट निकाल सकते हैं, तो फिर वो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेंगे और तब तक आप एकदम जो आपकी नर्वसनेस है वो समाप्त हो चुकी होगी, ठीक है बच्चों। तो मुझे 1 मिनट के लिए बात बताओ आप कि ये ईज का प्रयोग आपको अच्छी तरह समझ आ गया नहीं है। मैं आपके वहाँ जा रहा हूँ, तो मुझे करना पड़ता है इसको इधर उधर, तो मैं चैट पे जा रहा हूँ, मुझे बस ओके कर दो, 1-2 लड़के भी ओके कर देंगे, मतलब सभी कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है ना बच्चों। गायत्री चौधरी, सबको बेटा अब टाइम पे आओ तुम लोग, है ना। मैं करीबन 5 मिनट पहले ऑन हो जाता हूँ लाइव पे। तो ये ईज का आपको प्रयोग बच्चों आया कि नहीं आया, आ गया बच्चों, ठीक है, यस सर, गॉट इट। गायत्री भी कह रही है, अखिल कह रहा है, हरमन, ओके, ठीक है। तो इसको सब आपको अच्छी तरह से बच्चों आना चाहिए। पवन गोयल, भानु, यस सर, ओके, ठीक है बच्चों। इसका तुमको आ गया, सबको आ गया होगा। विद्या कुमार भाटी, मदन गोपाल, मोनिका भाटी। तो अब मैं वापस आ रहा हूँ बेटा, मैं तुम्हारी कमेंट देखना बंद कर रहा हूँ, ठीक है। योगिता को समझ आ गया। रेखा सैन फ्रॉम मकराना, ओके, रेखा। उषा सांखला, बहुत नहीं, कभी मेरे को ये कई नाम तो है नए नए नजर आ रहे हैं। लक्ष्मण राम, ओके, ठीक है बेटा। फिर मैं वापस जा रहा हूँ बोर्ड पे। हाँ बच्चों, मैं बोर्ड पे जा रहा हूँ, अब आपके मैं चैट नहीं देखूंगा। रविंद्र बिश्नोई, यस सर, ओके फाइन।
अब मैं बोर्ड पे आ गया हूँ, ठीक है। तो ये आई होप कि ये ईज के सारे आपको याद हो जाएंगे। इनको बोला करो स्ट्रेट, है ना। कोई आदमी सावधान खड़ा है आपके आगे, जरूर नहीं कि सावधान कोई फौज में हो, कोई सादा मिला के खड़ा है बेचारा, अरे उसने कहा आराम से खड़ा हो यार, सिंपल भाषा में कह सकते हैं। इसका मतलब विश्राम भी होता है, जिनको थोड़ा फौज पुलिस आर्मी का थोड़ा बहुत नॉलेज है उसको ऐसे भी कह सकता है, आराम से खड़ा हो यार, इतना टेंशन में क्यों खड़ा है आपका अकड़ के, उसको लग रहा है इसके हाथ अकड़े हुए, प्लीज स्टैंड एट ईज। और बेटर होगा इफ यू सिट डाउन, ठीक है ना, रिलैक्स, ठीक है ना। हाँ, और इल एट ईज भी आना चाहिए, डू समथिंग विद ईज आना चाहिए, तो ये सब चीजें आपको आ जानी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट में आओ, आपका वो है फील एट होम। इसका भी सेम मीनिंग है, रिलैक्स, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल। कंफर्टेबल वाले में तुमको अभी फ्रेज दे रहा हूं, आराम से, हाँ, कोई टेंशन वाले नहीं है ये, ठीक है। एक आदमी कभी होटल में जाता है रहने के लिए, उसी होटल में ठहरता है वो, तो ये कहेगा यार आई फील एट होम, क्योंकि सबसे ज्यादा आदमी रिलैक्स कहाँ होता है, अपने घर में, ठीक है। तो अगर आपने कहा कि मैं इस होटल में रुकता हूं एंड आई फील, आप ऐसा ना प्रीपोजिशन के पहले कोई एडवर्ब भी लगा सकते हैं, समझा रहा हूं आपको। उसका कारण है ये एट होम है ना आपका, ये एडवर्ब है, तो एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है थोड़ा बहुत। मैंने एडवर्ब का आपका बहुत बड़ा लंबा चौड़ा आपका वीडियो डाले हैं, मुझे इसी बात का अफसोस है कि बच्चे देखते नहीं यार। हाँ, तो आप ये भी कह सकते हो, इसमें इसके आगे एट होम के आगे कंप्लीटली लगा सकते हो, ठीक है। आई स्टे एट दिस होटल एंड फील कंप्लीटली एट होम हेयर। अच्छा बच्चों, वैसे मैं थोड़ा सा हटके आपको एक चीज बता रहा हूं, थोड़ा सा एक बार मैंने आपको क्लास में, मतलब किसी क्लास में कहा होगा, मुझे याद नहीं है, कि थोड़ा सा आपको पार्सिंग करना भी आना चाहिए। पार्सिंग का अर्थ होता है कि जो आप सेंटेंस में शब्दों का इस्तेमाल करते हो तो उनका पार्ट ऑफ स्पीच आपको आना चाहिए, ठीक है। मैं पीछे शुरू करता हूं। हेयर इसमें एडवर्ब है, एट होम आपका एडवर्ब है, और कंप्लीटली आपका एडवर्ब है, फील आपका वर्ब है। तो ये शब्दों को भी आपने पहचाना है, हेयर है, देयर है, नोवेयर है, अप है, डाउन है, अपस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स, ये आपके एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हैं। ही इज हेयर, ही इज नोवेयर, हाँ, he is there, he is up there, he is upstairs, he lives upstairs, he lives downstairs, he has gone upstairs, he has gone downstairs। तो पहचाना आना चाहिए। और आपको क्या पूछे कि एट होम क्या है, होम आपका, होम भी अपने आप में एडवर्ब है, ध्यान रखना आप। लेकिन इसके आगे अगर एट आ गया है, ठीक है ना आपका, तो वो होम आपका वो हो गया। लेकिन ये प्रीपोजिशन और प्लस नाउन मिलके ये आपका एडवर्ब बन गया। जो वेयर का जवाब देते हैं वो हमेशा एडवर्ब्स होते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वेयर का, हाउ का, है ना, ये जवाब हमेशा हाउ जवाब होता है आपका एडवर्ब ऑफ, ठीक है ना आपका, किसका, कैसे एडवर्ब्स होते हैं ये आपको बताते हैं कि कोई कार्रवाई कैसे हो रही है, ठीक है। इनको अपन कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर, ठीक है ना। हाउ का, हाउ मच का, वेयर का, व्हेन का, व्हेन का आपका टाइम का होता है। तो थोड़ा थोड़ा ये भी आपको समझ में आना चाहिए ताकि इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग आपकी ठीक हो। ऐसा एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन कभी कभी आ जाते हैं। मैंने अपने आरपीएससी के, एलडीसी के एग्जाम में, और बल्कि मैं भूल रहा हूँ शायद किसी और एग्जाम में भी एक बार अंडरलाइन करके पूछ लिया गया कि सेंटेंस में ये वर्ड क्या है, और 4-5 ऑप्शन दे दिए। तो हमको ये भी समझना है। और आप किसी प्रीपोजिशनल फ्रेज से पहले एडवर्ब का प्रयोग कर सकते हो। कंप्लीट तो आपको पता है कि एडजेक्टिव होता है, तो एलवाई लग गया तो एडवर्ब बन गया। मैं इस होटल में रुकता हूँ और यहाँ मैं घर जैसा फील करता हूँ, आई फील कंप्लीटली एट होम हियर, दैट्स राइट, दिस कॉल्ड पार्सिंग। तो आपको समझ आ गया बच्चों आप, ठीक है। तो मैं आपको एक और दे रहा हूँ आपको, वो देखिए आपका, ये मैं तो एक करा चुका हूँ आपको, एक फ्लाई एट समबडी का, लेकिन एक फ्लाई का एक प्रयोग और होता है, टू फ्लाई एट हाफ मास्ट, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी तरह से आप धीरे धीरे अपने इंग्लिश के अंदर नॉलेज को ऐड करते हैं। ये जो फ्रेज है, इस फ्रेज को इस्तेमाल करते हैं झंडों के झुकने के लिए। और किसी भी देश के झंडे हाफ मास्ट आधे झुके हुए तब होते हैं जब अपना कोई राष्ट्रीय नेता हमने खो दिया हो, चाहे राष्ट्रपति हो या कोई भी हो आपका, ठीक है। तो कोई किसी कंट्री में गया और उसने कहा यार
Why are the flags flying at half mast? ठीक है, तो इसका अर्थ हो गया कि आपके यहाँ ये झंडे आते झुके हुए क्यों हैं? तो उसने कहा कि वी हैव लॉस्ट एन एक्स प्रेसिडेंट टुडे, आज हमारे एक एक्स प्रेसिडेंट थे, वो दिवंगत हो गया आपका। ठीक है, तो इनको सने बनाओ, बोलो आपको, द फ्लैग्स आर फ्लाइंग एट हाफ मास्ट बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ, अब वो प्रेसिडेंट ऑफिस में भी हो सकते हैं, एक्स भी हो सकते हैं, तो प्रेसिडेंट साहब की डेथ हो गई है ना, तो इसलिए फ्लैग्स आर फ्लाइंग एट हाफ मास्ट। तो ये भी ध्यान रखना, फ्लाई एट हाफ मास्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक फ्रेज दे रहा हूं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। पता है इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? इसका मीनिंग होता है बच्चों, ठीक है, कि हु इज, वैसे हेल्म कहते हैं पानी के जहाज के उस कैबिन को जिसमें कैप्टन और उसका क्रू बैठता है और वो पूरी उस शिप को वो संचालित करते हैं। ठीक है, दैट्स कॉल्ड हेल्म। ठीक है, अब इसका फिगरेटिव इस्तेमाल क्या हो गया कि इस कंपनी को कौन चला रहा है? एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स मींस इसका मीनिंग हो गया रनिंग द कंपनी या रनिंग द ऑफिस, कुछ भी आपका। अगर मुझे पूछना हो इस कंपनी कौन चला रहा है, मैं कैसे कहूंगा? मैं आपको कहूंगा हु इज एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमें आना चाहिए। हु इज एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, सॉरी डबल पी कर दिया मैंने गलती से, अफेयर्स चलो ऑफ दिस कंपनी, या इन दिस कंपनी में कह सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसका तो कंपनी को कौन चला रहा है, हु इज रनिंग दिस कंपनी, ये भी कह सकते हो आप। तो बड़ा सुंदर सा फ्रेज है और मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक नया फ्रेज देता हूँ आपको, बी अ डैब हैंड एट समथिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अर्थ होता है किसी काम में एक्सपर्ट, ठीक है ना, बी एन एक्सपर्ट इन समथिंग। ठीक है, अगर कोई टेनिस खेलने में बहुत अच्छा है, प्लेइंग कार्ड्स खेलने में बहुत अच्छा है, शतरंज खेलने में बहुत अच्छा है, चेस खेलने में, तो मैं यही हूँ आपको, ही इज, उससे कोई जीतता ही नहीं है, ही इज अ डैब हैंड एट चेस। तो क्लियर हो गया बच्चों, बस आपको याद करना है ये, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैक्सिमम चीज़ें मैं दे सकूँ। ये मेरा प्रयास रहता है हमेशा, चाहे मैं ऑनलाइन पढ़ाऊँ चाहे ऑफलाइन पढ़ाऊँ, प्रयास ये रहता है। और चाहे मैं वीडियोस अपलोड करूँ, आजकल मैं वीडियो अपलोड कर नहीं पा रहा हूँ, है ना। डैब हैंड आ गया बच्चों, ठीक है, डैब हैंड, ही इज अ डैब हैंड, ठीक है, एट चेस, ही इज अ डैब हैंड एट टेनिस, एनी कोई गेम हो, स्पोर्ट्स हो, कोई भी काम हो, ही इज अ डैब हैंड एट राइटिंग स्पीचेस, ही इज अ डैब हैंड एट सिंगिंग, डांसिंग, व्हाटएवर, कोई भी एक्टिविटी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो उसको, बहुत सुंदर है ये। ठीक है, एक फ्रेज है फोम या फ्रॉथ, दोनों का झाग होता है, ठीक है, एट द माउथ। इसका अर्थ होता है टू बी वेरी एंग्री, और जब गुस्सा आता है तो आपके मुंह में झाग आता है ना, ये फ्रॉथ है बच्चों, फोर्थ नहीं है, फ्रॉथ। ठीक है, फोम, जब आपकी समुद्र की लहरें आपकी चट्टानों से टकराती हैं तो वहां पर क्या बनता है, झाग बनता है ना, दैट्स कॉल्ड फोम। तो किसी आदमी को भी और जानवरों को भी कई बार गुस्सा आता है बहुत तगड़ा, तो उनके मुंह से झाग निकलता है, ठीक है ना। एक लड़के ने कहा कि मैं जब घर पहुंचा मेरे पापा आग बुबुला हो रहे, ध्यान रखना आपका, ठीक है, सचमुच नहीं बोलना आपका, लेकिन फ्रेज में कह सकते हो, ठीक है ना आपका। व्हेन आई रीच्ड होम माय फादर वाज फोमिंग और फ्रोथिंग एट द माउथ बिकॉज आई केम अराउंड मिडनाइट। तो कोई बच्चा अगर रात को 12 बजे के आसपास घर आएगा तो पापा तो गर्म होंगे ही आपका, है कि नहीं होंगे? तो कैसे होंगे? माय फादर वाज, आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट ऐसे मत करना बच्चों, हिंदी में अगर ट्रांसलेट करके बोलोगे तो आप कहोगे मेरे पापा बहुत आग बुबला हुए। ध्यान रखना, ये नहीं कहना आपने लिटरल सेंस में कि मैं घर गया तो मेरे पापा के मुंह से झाग आ रही थी, नहीं। तो ये थोड़ा सा लैंग्वेज का असर हमें सीखना है, कल क्या पता आपको लिखना पड़े, ट्रांसलेट करना पड़े, तो उसका भी ध्यान रखना है। माई फादर वॉज फोमिंग या फ्रॉथिंग भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका, एट द माउथ। एक सेकेंड, चलो आपका, व्हेन आई रीच्ड होम अराउंड मिडनाइट। मिडनाइट का मतलब हो गया आपको 12 बजे के आसपास।
तो 12 बजे के बाद बच्चा अगर घर आएगा तो पापा तो खुश तो नहीं होंगे ना आपका, गुस्सा ही होंगे, है ना। ये हमने ध्यान रखना है। एक फ्रेज है वैसे इसका, इसमें कोई फ्रेज वो नहीं है, क्या कहते हैं, प्रमोशन नहीं, हिट द रूफ, गो बैलिस्टिक्स, इनको याद करो। टीचर कोशिश करते हैं जैसे आपको एक साथ दे देता। बैलिस्टिक्स एक्चुअली साइंस है, ठीक है ना। इस साइंस के तहत ही मिसल्स या मिसाइल्स, ठीक है, बनती हैं, जानना आप। तो कहते हैं आपका, आपने जो ICBM बनाई है उसको कहते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। दे हैव द कैपेसिटी टू कैरी न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर वॉरहेड्स। एक लड़के के पापा जयपुर गए तो दोस्तों ने हमारा पंप और वो कार लेके चला तो गया, लेकिन हमारे दोस्तों कह रहा है आपका, इफ माई फादर फाइंड्स आउट दैट, ठीक है ना आपका, आई एम ड्राइविंग हिज कार अराउंड, ही विल गो बैलिस्टिक्स। समझ आ गया, ही विल हिट द रूफ, मतलब कूदने लग जाएंगे और उनका सर जो है छत से टकराएगा। लेकिन हिंदी में ऐसे ट्रांसलेट नहीं करना है, इनका मीनिंग आपने समझ, दोनों का मीनिंग है टू बिकम लिविड, और ये वर्ड भी आना चाहिए लिविड आपका, टू बिकम लिविड। लिविड का मतलब क्या हुआ, बहुत भयंकर गुस्सा, ध्यान रखना, ठीक है। टू बिकम लिविड, लिविड ऑल्सो मीन्स रेड, ध्यान रखना, वही लाल हो जाना, लाल हो गए गुस्से से आप, इसलिए लिविड विद एंगर भी कह सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है आप। तो बड़े सुंदर फ्रेजेस हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है। अब नेक्स्ट फ्रेज देखो आपका, एट फुल बेल्ट और एट फुल क्लिप, दोनों के जो प्रयोग हैं, ये क्या हो गया भाई, हाँ बताओ। आजकल ये मेरे टाइप के अंदर गड़बड़ हो रहा है, मुझे देख देख के करना पड़ेगा टाइप, ठीक है, नहीं तो कुछ और चला गया मेरे से, वो ठीक भी नहीं होगा। देखो ये भी गड़बड़ हो गया। एट फुल बेल्ट, चलो इस बहाने में इसको यहाँ ठीक कर देते हैं, इसके बीच में बहुत गैप हो गया ये, ठीक है। ऐसे मेरे से बहुत गड़बड़ हो जाती है यार। इनका अर्थ होता है एट फुल स्पीड, ठीक है ना। अगर आपने कहा कि उसके एग्जाम की प्रिपरेशन जो है पूरी तेजी चल रही है, यू नो, तेज प्रिपरेशन फॉर एग्जाम्स, और आने वाले एग्जाम के लिए कहते हैं फोर्थ कमिंग एग्जाम्स, ठीक है, पूरा भी लिख सकते हो एग्जामिनेशंस, ठीक है, आर गोइंग ऑन एट फुल पेल्ट। वैसे पेल्ट का मतलब आपको मैंने बताया था, पेल्ट का मतलब थ्रो भी होता है। इज प्रिपरेशन फॉर फोर्थ कमिंग एग्जाम्स, इज नहीं है, हाँ नहीं इज है, इज गोइंग ऑन एट फुल, पूरी स्पीड से उसकी तैयारी चल रही है एग्जाम, आने वाले एग्जाम के लिए। काश ये आप अपने लिए भी कह सकें, ठीक है। आई होप कि समझ आ गया। ये पेल्ट का अर्थ करता है बच्चों, मैंने आपको अभी इन्हीं दिनों बताया, कल परसों तरसों मेरे ख्याल से। थ्रो, सब में थ्रो होता है, गाली देना होता है, तो पेल्ट अब्यूज एट समबडी, थ्रो अब्यूज एट समबडी, हर्ल है, शाउट है, ठीक है ना, ये सब फ्रेजेस हैं। तो देखो थ्रो करने तो है, साथ में गाली देने के लिए भी है, लेकिन गाली देने के लिए उसमें आपको अब्यूज वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा नाउन के रूप में, टू पेल्ट अब्यूज एट समबडी, ठीक है बच्चों। और पेल्ट की जगह आप चाहो तो थ्रो का भी इस्तेमाल कर सकते हो, थ्रो, और चाहो तो इसमें हर्ल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और चाहो तो शाउट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और इसमें अब्यूज का मीनिंग आपका गाली है, ठीक है। अब्यूज इंग्लिश का एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब्यूज गाली के रूप में हमेशा सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल होता है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। ये क्या हो गया, शाउट था ये, ठीक है। मैंने आपको बोला समझाया बच्चों, छोटे नोट बनाया करो, नहीं बना दिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलग से आप प्रपोशन पढ़ते तो क्या हुआ, अब ये लिख देना है कि अब्यूज जो है, व्हेन दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर, यू नो, डेरोगेटिव लैंग्वेज, इट इज नेवर यूज्ड इन ट्रू फॉर्म। अब्यूज, ध्यान रखो, अब्यूजेस का मीनिंग कभी गाली नहीं होता है, ठीक है। अब्यूजेस का मतलब आपका रॉन्ग प्रैक्टिसेस होता है, जिसको इंग्लिश में, हिंदी में अपन, इंग्लिश में नहीं मतलब हिंदी में कुरीतियाँ कहते हैं। देयर आर सो मेनी अब्यूजेज इन आवर सोसाइटी, ठीक है। चाइल्ड मैरिज, सुपरस्टिशंस, ठीक है, आप कम्युनल डिसहार्मनी, ये अब्यूजेज हैं सोसाइटी के अंदर।
और एब्यूज के दो मीनिंग हो गए। एक तो रॉन्ग प्रैक्टिस। देखो मैं जब टीचर पढ़ाता है उसकी कोई सीमा ही नहीं होती, इसलिए मैंने कहा था यू कांट बाइंड मी विथ स्ट्रेट जैकेट, है ना, फ्रीडम होनी चाहिए आपके लिए, मेरे लिए भी। क्या हो गया, ये सब पढ़ने का तरीका तो है, कोर्स तो हमने करना ही है, ठीक है। और दूसरा मीनिंग होता है डेरोगेटिव वर्ड और लैंग्वेज, गाली गलौज की भाषा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड बिलिंग्सगेट। बिलिंग्सगेट भी इसी फॉर्म में होता है, इसको एस नहीं लगा सकते आप, यहाँ रेड लाइन लग जाएगी। और इसीलिए मैं कंप्यूटर पढ़ाता हूँ, इसका दूसरा सिनोनिम है इन्वेक्टिव। हाँ, वाकई भी करो, एक्सप्लेटिव, ये फुल फॉर्म में हो सकते हैं, एक्सप्लेटिव्स हो सकता है, इन्वेक्टिव्स हो सकता है, नो प्रॉब्लम। ये स्पेलिंग यहाँ गड़बड़ हो गया, ऐसा कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे ये कहना हो कि उसकी स्पीच गालियों से भरी पड़ी थी तो कैसे कहोगे, स्पीच वॉज फुल ऑफ, अब मर्जी है जो तुम्हारा लगा दो। अगर एब्यूज लगा रहे हो तो एब्यूज मत करना, ध्यान रखना आपका, फिर तो ब्लैंक में काम आएंगे। या वॉज फुल ऑफ बिलिंग्सगेट कह सकते हो, या इन्वेक्टिव्स कह सकते हो। फुल है तो ज्यादा ही होंगे, तो इन्वेक्टिव और एक्सप्लेटिव का तो फुल फॉर्म बनता है, ध्यान रखना। बिलिंग्सगेट का फुल फॉर्म नहीं बनता। और अब्यूज का मतलब गाली देना भी हो गया, व्हाई वर यू अब्यूजिंग हिम। मेरी तो आदत है बच्चों, मेरे जैसे मैं छुटकारा नहीं हो सकता मेरा, मुझे बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा अपने आप को अगर मैं ऐसा करना चाहूंगा। क्या प्रिपरेशन पढ़ा रहा हूँ तो अब्यूज नहीं बढ़ कर रहा हूँ, अरे दोबारा नहीं आया तो क्या करूंगा। इंग्लिश को लिमिटेड थोड़ी है, तो इंग्लिश से ये है कि मैं पता नहीं कितने साल पढ़ा सकता हूँ। आप व्हाई वर यू अब्यूजिंग, ध्यान रखना, ठीक है। और लैंग्वेज अगर अब्यूजिव है तो इसका एडजेक्टिव अब्यूजिव लैंग्वेज, ठीक है। डोंट यूज अब्यूजिव लैंग्वेज मींस डेरोगेटरी लैंग्वेज। कल आपके एग्जाम है, कितनी बार आ रखा है ये, दैट्स राइट, डेरोगेटरी लैंग्वेज। आगे लैंग्वेज लगाना कभी आ जाए आपका कि अब्यूजिव का सिनोनिम क्या है, तो डेरोगेटरी हो गया आपका। और इसका दूसरा मीनिंग होता है अपमानजनक, ठीक है ना, ठीक है ना, आपका समथिंग विच इज ह्यूमिलेटिंग, डिग्रेडिंग। अब्यूजिव, डोंट यूज अब्यूजिव लैंग्वेज इन द क्लास। किसी को आपने कोई छोटी मोटी गाली भी नहीं देनी, ठीक है ना, जो अक्सर अपन दे देते हैं, ठीक है। और टू, इसका एक और यूज होता है, टू अब्यूज पावर, इसका मतलब मिसयूज पावर। टू अब्यूज वन सेल्फ, इफ यू आर टेकिंग ड्रग्स एंड यू आर गिविंग योर सेल्फ शॉट्स, शॉर्ट समझ होते हैं, इंजेक्शन लगा रहे हो किसके, नशे के, तो यू आर अब्यूजिंग योर सेल्फ, यू आर अब्यूजिंग योर बॉडी, ठीक है ना। स्टॉप अब्यूजिंग योर बॉडी, अदरवाइज यू विल डाई, दैट्स राइट। तो वो आदमी क्या कर रहा होगा, हाउ इज ही अब्यूजिंग हिज बॉडी, बाय इंजेक्टिंग ड्रग्स इनटू हिज बॉडी, ठीक है ना, जिसको अब्यूज, दैट्स राइट। एंड टू अब्यूज पावर्स मींस टू मिसयूज द पावर्स, दैट्स राइट, ठीक है। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए बच्चों। फिर आगे नेक्स्ट पेज लिखो आपका, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एट समबडीज बैक एंड कॉल। अब ये ईडियम भी है, ध्यान रखना आप, ठीक है। इसका अर्थ होता है, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, बी एट समबडीज रेडी डिस्पोजल। ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, जिनको आ रखा है पहले से सुना होगा, पढ़ा होगा तो ठीक है, जिन्होंने आप समझो, ठीक है। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को कहा, रेडी डिस्पोजल का अर्थ होता बच्चों, बस तू मुझे इशारा करेगा मैं दौड़ता हो जाऊंगा। आई एम एट योर बैक एंड कॉल 24/7, इशारा कर दे मैं दौड़ता आऊंगा, जिसको कहते हैं आई एम एट योर रेडी डिस्पोजल। कोई भी चीज आपके डिस्पोजल में है तो उस चीज को यूज करने का आपके पास में, ठीक है, पूरी छूट है, जैसा मर्जी जाए। अगर मैं आपको, मेरी कार आपके डिस्पोजल में है 20 दिन के लिए, जब तक हम यहाँ रहते हैं तब तक, महीने भर के लिए, 20 दिन के लिए, तो मेरी कार को जैसे आपने इस्तेमाल, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, कार ही आपके पास में है, तो आप जैसे चाहो उसको इस्तेमाल करो। तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। यूँ डिस्पोजल केस को डिस्पोजल किया तो उसका निपटारा भी हो गया था ना, ठीक है, ये भी आपको आना चाहिए। एक आदमी ने कहा इसके पास में 500 लोग जो हैं बिल्कुल हर समय 24/7 तैयार रहते हैं, इशारा करते ही दौड़ते आएंगे। मैं कैसे कहूंगा, ही हैज 500 मैन एट हिज बैक एंड कॉल। इसमें ग्रामर क्या करेंगे बच्चों आप, ये तो सीखनी पड़ेगी आप। और ये जो बैक बड़ा बना हुआ है ना आपका, ये बैकन से बना हुआ है, ध्यान रखना। बैकन का अर्थ होता है इशारा करके बुलाना, ठीक है। एक ने कहा कोई तेरे पर इशारा करके बुला रहा है, क्या कहोगे, somebody is beckoning, ये वर्ब है। इसका शॉर्ट फॉर्म निकाल के बैक डाल दिया, बैक एंड कॉल, इशारा करो और बुलाओ। somebody is beckoning you,
बैकनिंग साथ में प्रिपोजिशन नहीं लगता, बैकनिंग टू यू नहीं कहना मेरे ख्याल से। तो समबडी इज, या कह भी सकते हैं शायद, अभी चेक कर लेते, मेरे को डाउट हो गया, ठीक है। बैकन के साथ में टू लगा सकते हो मेरे ख्याल से, मैं भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन इसके बिना इसके भी लगा सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि शायद जब इसको वर्ड को अपने डिक्शनरी में देखेंगे तो इसमें आई और टी दोनों लिखा होगा, ये तो गारंटीड है। बैकन मतलब बुलाना होता है। अगर आपने एक, ये बड़ी फिगरेटिव भाषा है ना, बड़ी सुंदर लगती है। आपने कहा द हिल्स आर बैकनिंग मी, द हिल्स आर बैकनिंग मी, तो ये हिल्स, ये पहाड़ियां मुझे बुला रही हैं, पहाड़ी कह रहे आओ और हमको घूम के जाओ, इसका ये अर्थ हो गया। तो लैंग्वेज के सभी आयाम आपने सीखने हैं, किस रूप में एग्जाम में आता है किसी को नहीं पता, ध्यान रखना, ठीक है। तो अच्छे बच्चे वो होते हैं जो सब कुछ सीखते हैं। मैं तो एक बार बैकन का आपको प्रयोग देता था। हाँ, बैकन के साथ मेरे ख्याल से आप टू भी लगा सकते हो, लेकिन हिल के सेंस में आपने टू नहीं लगाना, ठीक है ना। बैकन पूरी एंट्री में दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना। हाँ, बिल्कुल टू भी है। और ये मैं आपको इसलिए भी दिखाता हूँ बच्चों, ये देखो डिक्शनरी एंट्री देखो आप, और जैसे मैंने आपको कल या परसों में बता रहा था, ठीक है ना, कि आप लोगों ने साथ में ये भी सीखना है कि अगर डिक्शनरी मैंने आपको कल ही शायद बताया होगा कि अगर किसी वर्ब के आगे आई और टी लिखा हुआ है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास में नॉलेज है, ध्यान रखना। आप घर पे अकेले होते हो, कोई शब्द आ गया तो उसको डिक्शनरी में देखिए, अच्छी डिक्शनरी में आपको ये मिलेगा, बाकी तो नहीं मिलेगा। आई का अर्थ हो गया इंट्रांजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके बाद में प्रिपोजिशन आ सकता है, और टी लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसका प्रयोग बिना प्रिपोजिशन के भी हो सकता है। आई गेट माय पॉइंट। ये आपके लिए बहुत, जो देखो द कस्टम ऑफिशियल बैकन द वुमन टू हिज काउंटर, तो कस्टम था, कस्टम समझते हो ना आपके, वो फॉरेन से आ रही होगी तो एयरपोर्ट पे किसी कस्टम्स ऑफिसर ने उसको इशारा किया अपने काउंटर पे आने का, यूं इशारा किया होगा, आओ मेरे काउंटर पे आओ, चेक करना हो कुछ आप, ठीक है। बैकन साथ में ओवर भी फिंगर भी कर सकते हो ऐसे करके, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ठीक है। ही बैकन टू मी भी हो गया, जैसे मैंने आपको बताया आपको, ठीक है। और लिखा हो देखो, इफ समथिंग बैकन्स, इसमें प्रिपोजिशन नहीं है, इट अट्रैक्ट्स पीपल। जैसे मैंने कहा द हिल्स आर बैकनिंग मी, इट मीन्स हिल्स आर लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव एंड दे आर, द हिल्स आर अट्रैक्टिंग मी। वो कह रहे हैं आओ भाई घूम के जाओ। फॉर मैनी यंग पीपल, अब ये आपको सीखना बहुत जरूरी, ये एग्जाम आया हुआ है, सेंटेंस ये नहीं है लेकिन सेंटेंस किसी रूप में आए। इफ समथिंग इज अट्रैक्टिंग यू, ये आपने अपना नॉलेज अपने दिमाग में रखना है, तब आपने बैकन के साथ में टू का प्रयोग नहीं करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो जो आप नोट्स बनाओगे ना आपके बच्चों, तो उसमें नोट्स बनाते समय एक टेबल बनाएं, बैकन लिखें कि बैकन के साथ में टू का प्रयोग कब करेंगे, जब कोई आदमी आपको इशारा करके बुला रहा है। लेकिन अगर आपको कोई चीज अट्रैक्ट कर रही है तो वहां पर बैकन के साथ में टू का प्रयोग नहीं करना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, फॉर मेनी यंग पीपल द ब्राइट लाइट्स ऑफ लंडन बैकन, बैकन मीन्स अट्रैक्ट, ठीक है ना, दो अ लॉट ऑफ देम एंड अप स्लीपिंग ऑन द स्ट्रीट्स। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपकी लंदन की ब्राइट लाइट्स हैं ये लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। चले तो गए आप लंदन, मतलब इंग्लैंड किसी गांव से आप लंदन पहुंच गए, ठीक है ना, आपका इंडिया से नहीं गए, वो अपने ही देश में गए, और फिर वहां पर जाके सोते हैं आपके स्ट्रीट्स पे, जॉब नहीं मिलता, घर नहीं है। लंदन तो बहुत ही कॉस्टली सिटी है ना, कॉस्ट ऑफ लिविंग इज वेरी हाई, पेरिस की तरह। और अपने इंडिया कौन से कम है ना, मुंबई में आपका बहुत कॉस्ट। आई होप कि ये बैकन का आपको समझ आ गया। मैं कुछ चंद पलों के लिए आपके चैट बॉक्स में जा रहा हूं और मैं आपको जानना चाहूंगा आपके कमेंट के थ्रू कि आपको समझ आया कि नहीं है। ये छोटी छोटी बातें बच्चों आपने पकड़नी है कि सर ने बताया है कि कोई इशारा करके बुलाता है तो बैकन के साथ में टू का प्रयोग करो, फिंगर से कर रहा है यूं करके इशारा करके तो उसमें और भी लगा सकते हो आपका, ठीक है ना। लेकिन इफ समथिंग अट्रैक्ट्स यू, तब आपने बैकन के साथ में कोई प्रिपोजिशन नहीं लगाना, ठीक है। आप एक ने कहा तुम अमेरिका क्यों गए यार, आपने कहा न्यूयॉर्क बैकन मी एंड आई वेंट देयर, तो ये थोड़ी कहो द न्यूयॉर्क बैकन टू मी, गलत हो जाएगा बच्चों। पता है ये एग्जाम आ चुका, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, और तब बच्चों को पता भी लगता है कि बैकन के साथ में लगाना, पहले तो उनको पता ही नहीं होता बैकन होता क्या है ना। तो अब आपको समझ आ गया। तो मैं अभी चैट बॉक्स में जा रहा हूँ कुछ चंद पलों के लिए,
और वहाँ पर आपने मुझे बताना है कि अगर समझ में आ गया है तो ओके करना है, यस बोल देना है। छोटा कोई भी अपना बना के आपने तैयार रखा करो। मुझे अब मैं आ गया। अरे भाई ट्रू फ्रेंड, आई रिमेंबर योर तकिया कलाम झालर। क्या है यार आप कहाँ? गणेश सागला गॉट इट, ऑल गुड, गुड शाबाश। योगिता ऑल गुड, भानु ऑल गुड, अखिल ओके। तो ये जो चीज़ें हैं ये खाली यहाँ पर ओके बोलने से भी काम नहीं चलेगा बच्चों। आपने इसको रियल सेंस में अपने सिस्टम में रचाना बसाना है, ध्यान रखना। रेखा सेन ओके, ठीक है। लक्ष्मण राम ओके, ठीक है। और ये जो मैंने आपको कहा ना कि आपकी बहुत सारी वर्ब्स होती हैं जहाँ उनके ब्रैकेट में आई और टी लिखा होगा, तो आपने ध्यान रखना है। आप कोई पढ़ रहे हो और आपके दिमाग में आ रही यार इस वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन क्या लगेगा, तो डिक्शनरी में देखो, अगर उसमें आई लिखा हुआ तो 100% लगेगा, ठीक है। हो सकता है सेंटेंस पे खत्म हो, ये भी हो सकता है, ध्यान रखना। अगर टी लिखा हुआ तो उसमें प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। टी का अर्थ होता है, ठीक है, आपका ट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव वर्ब का अर्थ होता है जिनके तुरंत बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। प्रीपोजिशन आ गया तो फिर वो वर्ब इंट्रांजिटिव होगी, ठीक है। और या फिर वो जो आपका वर्ड है, ठीक है ना, आप वो उसी पे सेंटेंस खत्म होगा, याद रखना। देखा अगर वर्ब ट्रांजिटिव होती है तो सेंटेंस उस पर भी खत्म नहीं होता है, ध्यान रखना, आप वो गलत हो जाएगा। मैं एक आपको उदाहरण देना चाहूँगा, वापस बोर्ड पे जा रहा हूँ मैं। हाँ आप बच्चों, आई एम गोइंग बैक टू द बोर्ड। जो मैंने आपको कहा आपके समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा ध्यान से सुनिए, थोड़ा धीरे करके सुनिए, बहुत तेज भी नहीं दौड़ना चाहिए, नहीं तो हम वी कैन फॉल फ्लैट ऑन अ फेस। ये फ्रेज है टू फॉल फ्लैट ऑन वंस फेस, तो औंधे मुंह गिरना, ठीक है ना, ठीक है। ऑन लगाइए, ऑन वंस फेस, है ना, औंधे मुंह गिरना, ठीक है ना। तो धीरे धीरे चलना है, फिर धीरे धीरे स्पीड बनानी है। तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा था, जैसे एंजॉय वर्ब है ना, एंजॉय ये प्योरली ट्रांजिटिव है। अगर मैं एंजॉय का आपको डिक्शनरी में दिखाऊंगा तो उसमें केवल टी लिखा मिलेगा आपको। डिक्शनरी से भी आप बहुत कुछ चीजें सीख सकते हैं, ध्यान रखना। मैं एंजॉय की केवल आपको एंटी बता रहा हूँ बच्चों, हाँ पहले बता रहा हूँ पूरी, मतलब एंटी का मतलब सॉरी बिगनिंग वाला वो दे रहा हूँ वर्ड खाली, हाँ पूरा मैं नहीं दे रहा हूँ। आई गेट योर पॉइंट। ये देखो क्या लिखा बच्चों एंजॉय पे, ये उसका उच्चारण हो गया, दिस इज प्रोनाउंसिएशन। फिर लिखा वर्ब है, ब्रैकेट में लिखा टी। तो ये आपको कह रहा हूँ, अगर आप घर पे हो ना आपका, तो आपने ध्यान रखना है। अब इससे आप क्या समझे, एंजॉय के बारे में आपने क्या सीखना है। एंजॉय के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा जो आप एंजॉय कर रहे हो। एंजॉय का मतलब क्या हुआ, तुम सीक प्लेजर, हाँ मजे मारना, आनंद लेना किसी चीज का। आई एम एंजॉइंग द वेदर ऑफ मनाली। फोन करके से पूछा जो आपका लड़का मनाली में छुट्टियां बिता रहा था हिमाचल में, भाई क्या हो रहा है, तो ये कहेगा आई एम एंजॉइंग द वेदर ऑफ, वेदर क्या ना क्लाइमेट नहीं, क्लाइमेट परमानेंट होता है, वेदर 5-5 मिनट में भी चेंज हो सकता है। अब इसमें आप क्या सीखोगे बच्चों, थोड़ा मुझे आप सोचना, अभी तो कैसे बताओगे, लेकिन सोच के मुझे बताओ। इसका अर्थ है एंजॉय के बाद में कभी प्रीपोजिशन नहीं आएगा, और एंजॉय पे सेंटेंस खत्म नहीं होगा। जो मैं आपको बता रहा हूं वो गांठ बांध लो। मैंने कहा ना टेबल बनाओ, उसमें लिखिए एक एक वर्ड को, अरे बहुत मेहनत लगती है बच्चों, और मजा तभी आता है कि जब आप अपन खूब मेहनत करते हैं और तब हमको सफलता मिलती है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ठीक है। एंजॉय के बाद में आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा सकते हो कि वो भी ऑब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है ना। अगर आपने कहा, आपको ऐसे कहा आपने आई एंजॉयड एट द पार्टी, फिर गलत हो गया, दिस इज रॉन्ग। ये गलत क्यों हुआ, एंजॉय बाद में आपने, भाई प्रीपोजिशन का हिस्सा है ये, आपने ये भी तो सीखना है ना, कहाँ नहीं लगाना है। तो एंजॉय के बाद में आपने प्रीपोजिशन नहीं लगाना है। इनको नोट करो अलग से मैं देता जाऊंगा आपको दुनिया भर का, अभी दे दूंगा 4-5 एग्जाम्पल आपका कि इनके बाद में प्रीपोजिशन लगता है, और दिए भी है मैंने, ठीक है। आप अरे गेट योर पॉइंट। एंजॉय के बाद में बच्चों प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होगा, बिकॉज इट इज प्योरली अ ट्रांजिटिव वर्ब, ये आपको आना चाहिए। दूसरा मैंने क्या बताया आपको, एंजॉय के बाद में एंजॉय पे सेंटेंस खत्म नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम आया हुआ है, एक एग्जाम आया हुआ सेंटेंस मैं आपको देता हूँ, ठीक है। और कहीं ना देखा कब का ये मुझे याद नहीं रहता भाई, ध्यान रखना आप। वी हैव, ये एग्जैक्टली सेंटेंस वही है जो एग्जाम आया हुआ है। वी हैव ओनली वन लाइफ टू लिव एंड
देयरफॉर एडवर्ब होता है, देयरफॉर वी मस्ट एंजॉय। ये गलत हो गया। अब मुझे बताओ ये सेंटेंस गलत क्यों हुआ? अगर आपको एक्सप्लेन करना हो तो सिंपल है। आप एंजॉय आपका ट्रांसिटिव वर्ब है। ट्रांसिटिव वर्ब का अर्थ होता है जिसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना निहायत जरूरी होता है। और यहां पर एंजॉय पे आपने सेंटेंस खत्म कर दिया तो सेंटेंस गलत हो गया। तो ठीक करने के लिए क्या करोगे? ठीक करने के लिए इसमें आप पीछे कोई ना कोई इसका ऑब्जेक्ट लगा दो। लाइफ के लिए है तो कोई प्रोनाउन लगा दो, एंड देयरफॉर वी मस्ट एंजॉय इट। ये लगा सकते हो, एंजॉय इट, एडुकेटिव पॉइंट, तब सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा। या वी मस्ट एंजॉय आवरसेल्व्स लगा दो। मैंने कहा ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप ठीक हो गए। नाउ दिस सेंटेंस इज परफेक्टली ओके। तो दिस इज हाउ यू लर्न बच्चों। सब चीज़ें सीखनी है आपने, ठीक है, और थोड़ा सा ढंग से सीखना है, अच्छा सीखना है। पता नहीं एग्जाम में कब आपका हाई ऊंचे लेवल का पूछ लें आपसे, हालांकि कोई ऊंचा लेवल नहीं है, ठीक है। तो इसको कैसे ठीक करोगे? इस सेंटेंस को आप कैसे ठीक करोगे विच इज रॉन्ग? तो इस सेंटेंस को आप ठीक करना भी तो आना चाहिए। या तो ये कहें आई एंजॉयड द पार्टी, ये कहें आप, और दूसरा एट लगाना आपने लगाना है तो इसके आगे वो लगा दो रिफ्लेक्सिव बना, आई एंजॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी। मतलब आपको मैं यही कह रहा हूं कि ये सब हमें आना चाहिए ना बच्चों। अब ठीक हो गया। अब मुझे ईमानदारी से बताओ कि एंजॉय का और ये ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब का आपको थोड़ा बहुत क्यों पूरा आ जाना चाहिए? सर ने बताया, आप बस याद रखना है, सर ने ये बताया है अगर किसी वर्ब के आगे डिक्शनरी के अंदर ब्रैकेट में आई और टी लिखा हुआ है तब तो उसके बाद में प्रीपोजिशन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, लेकिन उसको उदाहरण दिया मैंने बैकन का, एडुकेटिव पॉइंट। लेकिन अगर किसी वर्ब के आगे टी लिखा हुआ है तो भैया उसके बाद में दो चीजें ध्यान रखनी है। एक, उसके बाद में कभी भी आपका प्रीपोजिशन नहीं आएगा, ध्यान रखना, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, इसलिए उस शब्द पे सेंटेंस खत्म भी नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। एक वर्ड है रिजेंबल, ये मैं बाद में आपको कराऊंगा, मैं कराने मैंने कि भाई इनके साथ में कोई लगता ही नहीं आपका प्रीपोजिशन। आप रिजेंबल का एक से शकल होना, ही रिजेंबल्स हिज ब्रदर, हिज एल्डर ब्रदर, यानी उसकी शकल अपने बड़े भाई से बहुत एकदम मिलती है। अब रिजेंबल आपका ट्रांसिटिव वर्ब है तो प्रीपोजिशन लगेगा नहीं, यहाँ आपने ट्रू लगा दोगे गड़बड़ हो जाएगी आप। और ये भी साथ में आपने सीखना है कि एग्जाम में जब आएगा ये ट्रू लगा हुआ होगा। अब आप कहोगे एग्जामिनर इसमें ट्रू ही क्यों लगाया है, उसका एक कारण है। बहुत सारे बच्चों ऐसे शब्द हैं, ठीक है, जो जिनके वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन लगता, लेकिन जब वो नाउन के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो उनके आगे लगता है, और इसी चक्कर में अपन फंस जाते हैं। पता नहीं आपके समझ आया कि नहीं है मैं जो बोल रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुना, ध्यान से सुना मेरी बात को। रिजेंबल का नाउन है रिजेंबलेंस, इसका फ्रेज बनता है टू बेयर आ रिजेंबलेंस टू। अरे ये भी प्रीपोजिशन का ही पार्ट है बच्चों, टू समबडी, इसमें टू लगाना जरूरी है। तो दिमाग में बैठ जाता है कि रिजेंबल साथ में टू आता है, इसलिए वो एग्जामिनर क्या सोचता है कि बच्चों के दिमाग में बैठा हुआ है रिजेंबल साथ टू आएगा, वो हाँ टू लगा के एरर दे देते हैं। अरे गेट योर पॉइंट, ये नहीं करना आपने, मीनिंग दोनों के एक ही है। इफ आई से ही बेयर्स a resemblance to his father, to his father। मुझे थोड़ा देख के टाइप करना पड़ेगा यार, मेरी टाइपिंग बहुत खराब हो गई है क्योंकि 6-7 महीने से कुछ नहीं किया, या तो था कुछ बनाया मैंने, ऐसी बात नहीं है। अरे मे भी बच्चों समझ आ गया कि नहीं आया, ठीक है। और ये वर्ड दे रहा हूँ एक फ्रेज आपको, बी अ स्पिटिंग इमेज ऑफ समबडी, खूब शकल बना, ये भी आना चाहिए आपको। He is a spitting image of his father। तो बिल्कुल उसके पापा की शक्ल एकदम मिलती है। ये बड़ा तो क्या कैसी इंग्लिश है, देखो आपके स्पिट में तो थूकना होता है, स्पिट में तो बारिश होना भी होता है बिल्कुल हल्की बारिश, एक बूंद यहाँ पड़ रही है, एक बूंद वहां पड़ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर से कोई थूक रहा हो। इफ आई से इट इज स्पिटिंग आउटसाइड, एज ए टीचर ना मेरी ड्यूटी बनती है कि स्पीड कराऊं आपको, तो थूकना के आना चाहिए यार आपका, लेकिन साथ में ये भी आना चाहिए करके इसने लिखा हुआ है कि मैं समझ आ जाए कि बहुत ही एक ड्रिजल भी नहीं है, इट इज नॉट इवन अ ड्रिजल। ड्रिजल तो आपकी बूंदाबांदी, हाँ स्पीड में तो एक बूंद या एक बूंद माँ एक बूंद, तो बड़ा शानदार प्रयोग है, ठीक है।
डिक्शनरी दिखाता हूँ, इसमें आपको एक एडिशनल वर्ड भी मिल जाएगा स्पिटिंग इमेज की जगह, लिविंग इमेज भी आप कह सकते हो। तो बच्चों सब सीखना पड़ता है। देखो स्पीड का अगर समझो कहीं बाई चांस अगर मेरे पास पेपर आया ना, मैं दे दूंगा इनको, अगर मुझे कोई पेपर बनाने के दे, मैं पक्का स्पीड को सिनोनिम दूंगा रेन, हाँ पक्का 100%। और कई एग्जाम मैंने देखा हुआ है कि स्पीड का सिनोनिम देगा रेन। अब दिमाग में आएगा नहीं यार स्पीड का सिनोनिम रेन कैसे होगा, क्यों नहीं होगा? हाँ स्पीड का क्या लिखा बच्चों, इनफॉर्मल, टू रेन वेरी स्लाइटली। इफ इट इज ओनली स्पिटिंग perhaps we don't need waterproofs, तो आपको वाटरप्रूफ जैकेट वगैरह की आवश्यकता नहीं, बिकॉज इट इज ओनली मीन्स अरे बस हल्की सी एक आधी बूंद पड़ रही है यार, होता ना कभी आप। और स्पिटिंग इमेज भी आपका बड़ा शानदार फ्रेज है, उसके साथ में चाहो तो आप लिविंग इमेज भी लगा सकते हो। तो टीचर को पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है। देखो गौर से देखो बच्चों, बी द लिविंग या स्पिटिंग इमेज समबडी, इसमें क्या हुआ, टू लुक वेरी सिमिलर टू समवन, बी आइडेंटिकल टू समवन, सिमिलर और आइडेंटिकल साथ में टू लगाना आपने, ध्यान रखना, ठीक है। सी इज द स्पिटिंग इमेज ऑफ अ मदर, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये बिल्कुल अपनी माँ की कॉपी है, बिल्कुल माँ से इसकी शक्ल हूबहू मिलती है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, हाँ समझ में आया बच्चों आपको? तो थोड़ा समय आपके उसमें जा रहा हूँ चैट बॉक्स में, और अभी तक जो मैंने कराया आपको समझ में आ गया हो तो मेरे को ओके मार देना एक, ठीक है। ओके नाउ यू कैन कमेंट। कीम सिंह रिजेंबल विथ नहीं होता, कीम कभी भी नहीं होता, अरे रिजेंबल के साथ में नो प्रिपोजिशन। अच्छा एक बार मैं वापस जाता हूँ मैं आपके बोर्ड पे, ठीक है। अरे मैं जो कह रहा हूँ नहीं लगता तो क्यों लगा रहे हो, ये तो चक्कर है, लगा देते हैं हम, कभी विथ कभी टू, ये प्योरली ट्रांजिटिव है बच्चों, क्यों नहीं समझते यार आप लोग? और ये खाली ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कि आप उसको केवल शक्ल के लिए इस्तेमाल करें, हूबहू होने के लिए, ठीक है ना। इफ आई से हिज हाउस रिजेंबल्ड अ बैटलफील्ड, तो उसका घर तो ऐसा लग रहा है जैसे युद्ध का मैदान था, ठोकीजे होंगे, आपस में लड़ गए होंगे और आपके, ठीक है ना, फर्नीचर को इधर तो गिरा होगा। आप गौर से देखो बच्चों यार, ये ऐसा मत करो आप लोग, हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे सामने विथ लगा रहे हो। कीप सेइंग नहीं लगाना बेटा, विथ नहीं लगाना, इसमें विथ नहीं लगता है। क्या लिखा हुआ आगे बताओ, वर्ब के बीच में क्या लिखा हुआ बच्चों, आगे टी लिखा हुआ था आपका, क्या मीनिंग हुआ, प्योर ट्रांजिटिव है। इसके बाद में इसका ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद में फिर ये तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। यू रिजेंबल योर मदर, रिजेंबल विथ योर मदर नहीं कहना। आफ्टर द अर्थक्वेक द सिटी रिजेंबल्ड अ बैटलफील्ड, तो कहीं भूकंप आया और उसके बाद में सिटी ऐसे लग रही थी जैसे बैटलफील्ड हो, युद्ध का मैदान, बिल्डिंगें टूट गई, मकान टूट गए। मैं वापस आ रहा हूँ और ये गांठ बांध लो बच्चों, ऐसे मत करो यार, फिर मेरे को लगेगा यार मेरा पढ़ाना ही बेकार हो गया क्या, है ना। तो ये नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। कीम सिंह डॉपलगैंगर, ठीक है समझ आया, आई सेड रिजेंबल विथ, अच्छा अच्छा, तो ये लिखा नहीं था ने, ठीक है ना आपका, ओके। हरीश पालीवाल, ओके सर। कविता चौधरी, तो आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। डॉपलगैंगर वगैरह कभी करेंगे, अरे एक्सेप्शनल वर्ड्स में आपके आते हैं ये, अभी मैं डिस्कस करूंगा उसको, तो लंबा चौड़ा हिसाब था हो जाएगा, ठीक है। लक्ष्मण राम, ओके। तो आई होप कि आपको एक कंसेप्ट सबको समझ में आ गया। आई एम हैप्पी। अब मैं वापस बोर्ड पे आ रहा हूँ और नेक्स्ट उसमें जाओ, चलते हैं आपका, ठीक है। एक में दे रहा हूँ आपको, एक छोटा सा फ्रेज है, बी एट अ प्रीमियम। प्रीमियम जब आपको इंश्योरेंस वगैरह कराते हो तो उसमें जो आप महीने की या क्वार्टरली या 6 मंथली ईयरली भी हो सकता है पैसे देते हो, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। जितना हाई प्रीमियम होगा उतनी ज़्यादा आपकी कवरेज होगी आपकी इंश्योरेंस की, ठीक है। इसका मीनिंग होता है कॉस्टली, रेयर। ये कॉस्टली से क्या अर्थ हो गया, जो कॉस्टली चीज़ है फिर वो रेयर है। इसका मीनिंग नॉट इजीली अवेलेबल, ठीक है। एक आदमी को अपनी फैक्ट्री में वर्कर चाहिए था, उसने कहा अच्छे वर्कर्स आर एट अ प्रीमियम। इसका मतलब क्या हुआ, दे आर रेयर, क्या ना आपका, दे आर नॉट इजीली अवेलेबल आपका। गुड वर्कर्स, है ना, गुड वर्कर्स आर एट अ प्रीमियम। कितना सुंदर प्रयोग को देखो आप, तो इनको आपने पकड़ना है, सीखना है, ठीक है। एक और फेज दे रहा हूं आपको, एट स्नेल स्पेस, ठीक है। इसका मीनिंग वेरी स्लो।
स्नेल का अर्थ होता है क्या क्या कहते हैं उसको, घोंघा ही कहते हैं मेरे ख्याल से, वेरी स्लो, ठीक है आप, वेरी स्लो, इसमें अपोस्ट भी लगेगा, ठीक है, इज मेकिंग प्रोग्रेस बट इट इज एट स्नेल स्पेस, इसका मतलब क्या, बहुत ही धीरे गति से हो रही है, ठीक है। दिस वर्क इज गोइंग ऑन एट स्नेल स्पेस, कोई पुल बन रहा है, सड़क बन रही है, और आपने कहा यार तेज होना चाहिए, बहुत धीरे धीरे हो रहा है, तो क्या कहोगे, दिस वर्क इज गोइंग ऑन एट अ स्नेल स्पेस। आगे मेरे ख्याल बहुत सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेज लिखो बच्चों, एट द एंड ऑफ वंस टेथर, ठीक है, इसका मीनिंग होता है हैविंग नो स्ट्रेंथ और पेशेंस, ये इसका मीनिंग होता है। एक आदमी ने किसी और के थप्पड़ मार दिया, तो लोगों ने पूछा था ना यार उसको थप्पड़ क्यों मारा, कि यार वो ऐसी फालतू की बातें कर रहा था, एंड देन आई स्लैप्ड हिम बिकॉज आई वाज एट द एंड ऑफ माय टेथर, जो मेरे पेशेंस है, धैर्य है, उसकी सीमा समाप्त हो गई थी, मैं उसके थप्पड़ टिका दिया, ठीक है। आई स्लैप्ड हिम बिकॉज I was at the end of my tether. Of my tether. ये इसका मीनिंग हो गया। आई होप कि बच्चों समझ आ गया, ठीक है। यानी मेरी लिमिट क्रॉस हो गई थी पेशेंस की, मतलब धैर्य की, और मेरा ताकत भी नहीं इसके उसको सहन करने के लिए, मैंने उसके आई स्लैप्ड हिम, ठीक है। यूं टेथर बच्चों आपका वर्ब भी होता है, ध्यान रखना, ठीक है। और टेथर का मतलब होता है किसी पशु को, कुत्ते को नहीं, ध्यान रखना, कुत्ते को बांधने के लिए दूसरा फ्रेज है, टू पुट अ डॉग ऑन द लीश। तो गाय वगैरह को, गाय कोई खतरनाक थोड़ी होती है किसके काट ले, ठीक है, लेकिन उसको बांधना जरूरी होता है ताकि जितनी लंबाई रस्सी की होती है वहां तक वो चर ले, ठीक है। ये वह भी है, ठीक है। इफ आई से द काउ वाज दैट टेथर्ड टू अ ट्री, इससे आपको समझने की कोशिश करोगे तो टेथर का जो फ्रेज है वो आपको समझ आ जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि गाय को आपने पेट से बांधा, तो गाय की लिमिट वही होगी जो लिमिट आप, जितनी लंबाई आपकी रस्सी की होगी। अब समझ आ गया आपको, इसलिए अपन कहते हैं कि एट द एंड ऑफ वंस टेथर, आई हैड नो स्ट्रेंथ, बाय द एंड ऑफ द वर्क आई वाज एट द एंड ऑफ माय टेथर। आई होप कि समझ आ गया। और ये वो भी है, और इसमें टेथर आपका नाउन है, शब्दों पहचानो, क्योंकि इसके आगे पॉजिटिव नाउन आया हुआ ना आपका, ठीक है, ध्यान रखना आप, ठीक है। और टेथर वर्ब भी है, द काउ वाज टेथर टू अ ट्री। तो टेथर क्या करेगा, गाय की जो लिमिट है ना आपके पहुंचने की, वो लिमिट कर देगा। जितनी लंबी रस्सी हो गई वो गाय वहीं तक पहुंच पाएगी, ज़्यादा जा नहीं पाएगी। तो ये थे सारे ऐड के, मैंने लगभग आपको सारे करा दिए, आप ध्यान रखना आप, ठीक है। तो ये बड़ा सुंदर सा प्रयोग था इनका ऐड का। मेरी कोशिश ये थी कि मैं आपको मैक्सिमम सब कुछ करा दूँ इसमें, हालांकि अभी भी बहुत कुछ बाकी है, ऐसी बात नहीं है। कल जो मैं प्रिपरेशन लूँगा आपका वो अबाउट होगा, कल का मैं प्रिपरेशन अभी डिसाइड कर देता हूँ, वो अबाउट है। तो अबाउट का मतलब होता है, अबाउट अप्रोक्सीमेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज ए प्रिपरेशन ऑफ, प्रेप लिख तो चलेगा, यानी प्रेप मीन्स प्रिपरेशन ऑफ अप्रोक्सीमेशन। और ये रिलेटिंग टू, ये दो प्रयोग होते हैं खास, ठीक है। इज अबाउट 10, कुछ बच्चे के लिए बोल रहे हो कि लगभग 10 साल का है। इज गेटिंग अबाउट 20,000 रुपीज अ मंथ, ये अप्रोक्सीमेशन हो गया, लगभग। और दिस बुक इज अबाउट, ठीक है ना, आपका पीपल ऑफ दिस एरिया, तो रिलेटिंग टू भी हो गया। तो इसको अपन कल करेंगे बच्चों, ठीक है। तो एक बार आप ना इसको, पेज मैंने खुला छोड़ा हुआ है, इसको आप एक बार देख लो, ठीक है, पढ़ लो दोबारा आपका। एक सेकेंड, हाँ, तो चलो मैं चैट बॉक्स पे आता हूँ वापस। एक सेकेंड, हाँ, मैं भूल जाता हूँ चैट बॉक्स वाला कौन सा है, ये है। हरीश पालीवाल, यस सर। वंस इन ए ब्लू मून,
ये कराएंगे बेटा। अरे खीम सिंह, सॉरी बोलने की क्या जरूरत है यार, कमाल है आपका। मैंने वो पढ़ा, ठीक है, तो पता लगे ना, आपको पता था कि रिजल्ट आते हैं विथ या टू, कुछ नहीं लगता है। जब आपको बिल्कुल हरमन पटेल, ये बिल्कुल ठीक है, आपने रखो इनको, हेल बेंट ऑन अपॉन, कराएंगे ऑन अपॉन, तब ये भी आ जाएगा। इज हेल बेंट ऑन हार्मिंग मी, ठीक है, थोड़ा अड़ा हुआ है, बेंट ऑन डूइंग समथिंग होता है फ्रेज ना, हेल लगा दिया तो बहुत ज़्यादा है, पीछे पड़ा हुआ है ये करने के लिए। इज हेल बेंट ऑन गोइंग टू अमेरिका, ठीक है। तो ये बड़ा सुंदर से कंसेप्ट थे। तो खीम सिंह इसमें सॉरी वॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, और जो मैंने देखा बोल दिया आपका, तो आप तेने बोल दिया आपका, सॉरी क्यों बोल रहा है। और क्या बोला तेने, वो क्या वर्ड था, एक सेकंड ना, क्या वर्ड था, डोपल गैंगर। चलो ये अच्छा है कि तुम लोग ये वर्ड सीखने की कोशिश करते हो। क्या मीनिंग हो, तू ही बता दे इसका। इसका मीनिंग तो भूत होता है, घोस्ट, है ना। डोपल गैंगर तो बिल्कुल जो वो आदमी की तरह दिखाई देता है, स्पिरिट है। इसी को अपन रैथ भी कहते हैं, और इसी को अपन अपैरिशन भी कहते हैं। तेने एक वर्ड दिया, मैं आपको 3 और दे देता हूँ, ठीक है। घोस्ट, स्पिरिट, रैथ या अपैरिशन, इन सब का मीनिंग है भूत। नहीं, अच्छा वर्ड है डोपल गैंगर, मुझे कोई दिक्कत नहीं उसमें, आना चाहिए बच्चों को जितना सीख सकें। एक बार दिखाता हूँ आपको रैथ का, और इसका एक कन्फ्यूजिंग वर्ड भी साथ में कराता हूँ। ये देखो, ये रैथ का मैं आपको डिक्शनरी बताता हूँ। ये रैथ, ठीक है। क्या बनेगा, स्पिरिट ऑफ डेड पर्सन which is sometimes represented as a pale transparent image of that person, वो wrath like figure. I saw a wraith like figure standing at the door. इसका मीनिंग लिटिल फिगर दोनों भी हो सकता है, ठीक है। और क्या था बच्चों, मैंने क्या लिखा ऊपर, apparition, that's right. I saw my grandpa's apparition last night. तो होता तो नहीं apparition, लेकिन सब तो है, सबका मीनिंग स्पिरिट है, स्पिरिट ऑफ डेथ। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये से। डोपल गैंगर तो थोड़ा कैसा है मुझे पता नहीं है, शायद इनफॉर्मल टाइप का है, लेकिन ये वर्ड तो 20 बार एग्जाम में आया हुआ है, अपैरिशन, द स्पिरिट ऑफ डेड पर्सन, सब एक ही है यार, ठीक है। डोपल गैंगर एक बार दोबारा देखता हूँ, अगर उसमें वो लिखा होगा ना, है, हाँ है ना, ठीक है। तो डोपल गैंगर भी, ये भी भूत ही है, स्पिरिट है, सारी भूत है। स्पिरिट का मतलब आत्मा, स्पिरिट का मतलब आपका जोश भी होता है, हाँ ध्यान रखना आपका। आ स्पिरिटेड परफॉर्मेंस का अर्थ होता है एक जोश वाली परफॉर्मेंस। अभी बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, इसलिए इसमें रेड लाइन लगी हुई है। ये ए के ऊपर जो 2 नुक्के हैं ना बच्चों, ये स्ट्रेस मार्क है, तो आपको इसको लगाने की जरूरत नहीं है। और मैं इसमें अगर खाली ए लिख दूं तो ये रेड लाइन हट जाएगी। एक्चुअली a spirit that looks exactly like a living person or a person who looks exactly like someone else but who is not related to them, doppelganger. I saw a doppelganger in my dreams. I hope कि सबको समझ आ गया। ये वर्ड भी आ जाएंगे, रैथ आपको, रैथ का मैं कन्फ्यूजन वर्ड आपको ये दे रहा था, एक वर्ड है रॉथ, ठीक है, इसमें एक आई का फर्क है, ये भी नाउन है, एंड रॉथ मीन्स एंगर, आयर, फ्यूरी, ठीक ना। तो रेत और ये रॉथ में भी आपने ध्यान रखना है। तो एक बार मैं वापस कमेंट सेक्शन में जा रहा हूँ बच्चों, एक से मुझे देखना कौन सा ये वाला है, एक मेरे पास में बटन है ना, वो दबाना पड़ता है मेरे को, ठीक है। महेंद्र सोलंकी, मस्त, क्या मस्त यार। वीरेंद्र सिंह, थैंक यू सर। कविता, ये क्लास सेव है क्या चैनल पे? मैं करूँगा बेटा इसको कोशिश यार, मैं भी ऐसे अनपढ़ हूँ आपका, ये इसमें ये क्या बोलते हैं इसको, यूट्यूब में ना आपके कंप्यूटर में, अनपढ़ अंगूठा छाप हूँ, ठीक है। हाँ, लिविंग पर्सन का डबल तो पता नहीं, अपैरिशन का मतलब भूत ही होता है, एक तरह का स्पिरिट है। एनीवे, ठीक है बेटा। महेंद्र, ओके। तो भाई सब लोगों को गुड नाइट, स्ट्रीम को एंड करते हैं। मेरे को एक माथा पीछे करनी पड़ेगी, तुम्हारी 1 घंटे क्लास होती है ना, मैं 40 मिनट पहले आता हूँ,
सब सेट करना पड़ता है। मेरी एक क्लास 2 घंटे की पड़ती है मेरे को, समझा ना आप। तो मैं स्ट्रीम एंड कर रहा हूँ बच्चों, सी यू टुमारो, ठीक है, ठीक है। और इसको दोबारा भी देख सकते हो यार, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेमंत जयरमन कह रहा है सजेस्ट अ बुक। क्या बुक सजेस्ट करनी होती है यार, सब अपने अपनी चॉइस का है। जितने भी आपके फेमस राइटर्स हैं, चाहे आर्थर हेली हो, चाहे आपका रॉबर्ट लुडलुम हो, चाहे कुछ भी कोई भी हो, किसी का पढ़ लो। आपका पढ़ना शुरू करोगे तो आनंद आना शुरू हो जाएगा, उसके बाद पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार मैं इसको एंड कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। सी यू टुमारो, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी, ओके।